Bismillahirrahmanirrahim. Now we'll discuss the elastic strain recovery in the material. So what happens usually in metals and alloys, here is the stress strain coordinates. Here on the x-axis there is strain and on the x-axis there is stress, on the y-axis there is stress. So when the stress applied on the material like it is loaded, then let's say if the material is loaded beyond the yield strength, so the stresses are applied above the yield strength. Here is around this point, here is the yield strength, and the stress is applied higher than the yield strength of the material. Then the material will deform plastically. Okay, so let's say the load is applied, the material has been deformed plastically, and then the next thing is then the load is removed. Okay, unloaded as in the material was deformed until this point. Okay, the strain has been generated in the material, and then the stress is removed. What will happen instead of maintaining this strain level, this material will recover a little bit of the elastic strain in the material. As we have discussed before, elastic strain is due to stretching of the bond in the material. So when the load is removed, then the more stressed bonds come to its original position, and that is manifested as elastic recovery in the material. So if the strain is up to this point, then after the removal of the stress, the material will recover a little bit of the strain. This is called elastic strain recovery. So this much is the plastic strain in the material, this much is the elastic strain. So this will be the permanent deformation, it will remain as such, and this part will be recovered. Okay, so for example जैसे रोलिंग है या फोर्जिंग है, कोई भी इस तरह मैकेनिकल ऑपरेशन है जिसमें फिजिकली किसी चीज़ को डिफॉर्म करते हैं, जिससे हैमरिंग करते हैं या रोलिंग ऑफ फोर्जिंग, उसमें क्या होता है कि मटेरियल को यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेस के ऊपर डिफॉर्म किया जाता है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे शीट पे रोलिंग से शीट फॉर एग्जांपल उसकी थिकनेस कम और विड्थ बढ़ जाती है, तो वो रिकवर नहीं होती. ठीक है, और ये हमारा मकसद भी होता है. तो इस तरह की जो डिफॉर्मेशन है उसे परमानेंट डिफॉर्मेशन कहते हैं. तो वो इस केस में इस तरह होगा कि यहाँ पे लेट से रोलिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेस लेवल यहाँ पे है, जब शीट रोलर में से पास हो गया आगे चली गई है तो स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो गया. ठीक है, वापस आ गया. तो ये जो इतना पार्ट है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है जो परमानेंटली शीट में चेंज आई है, थिकनेस कम हुई है, विड्थ बढ़ी है, ये जो भी इस तरह की चीज़ है. ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी कि यहाँ पे देख लें यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू तकरीबन जो है वो जिस तरह हम देखते हैं ऑलमोस्ट देखें यहाँ बन रही है. ठीक है, लेकिन अब इस मटेरियल को लेट से डिफॉर्म किया यहाँ तक, फिर इसके बाद डिफॉर्मेशन, इसके बाद अनलोड किया है. तो नेक्स्ट अगर हम इसे डिफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं तो जब रीअप्लाई करेंगे लोड तो इसकी जो है यील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे आ गई है. देखें तो यहाँ पे तकरीबन. ठीक है, सो क्या है कि जब मटेरियल को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है मटेरियल में, तो इन जनरल क्या होता है कि जिस पॉइंट जिस स्ट्रेंथ लेवल के ऊपर लोड रिमूव किया होता है, दोबारा मटेरियल उसी स्ट्रेस लेवल के ऊपर जाके फिर डिफॉर्म होना शुरू होता है. सो ये देखें, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, इतना जो डिफरेंस है स्ट्रेस का, ठीक है, ये स्ट्रेंथ में इंक्रीज आया है मटेरियल की, यील्ड स्ट्रेंथ में इंक्रीज आया है ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल. सो इन जनरल रोलिंग या फोर्जिंग जो भी इस तरह के प्रोसेसेस हैं, इससे मटेरियल की स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है. ठीक है, दिस कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग, जो हम आगे पढ़ेंगे भी. ठीक है, तो क्या हुआ कि अब इसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई है. अब नेक्स्ट उसे जिस तरह भी डिफॉर्म किया जा सकता है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. So before when we discuss the stress and strain, they can also be called the engineering stress and strain. ठीक है, commonly engineering stress and strain जो है यूज़ होते हैं. लेकिन जब मटेरियल मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, हमने एक्चुअल मटेरियल के लेवल पे जाके, एटॉमिक लेवल पे जाके चीज़ों को डिस्कस करना है. इन दैट केस ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर इम्पोर्टेंट. सो ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में क्या फ़र्क है? फॉर एग्जाम्पल ट्रू स्ट्रेस की बात करें, ट्रू स्ट्रेस एक है इंजीनियरिंग स्ट्रेस. इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल एरिया. ठीक है, एरिया फिक्स कर लिया है, फोर्स अप्लाई होती जा रही है और मटेरियल डिफॉर्म होता जा रहा है. ठीक है, लेकिन आपको पता है कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. लेट्स से एक मटेरियल है, उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई की है, अप्लाई करने से पहले उसका एरिया कुछ और था, फोर्स अप्लाई की, वो डिफॉर्म हुआ, उसका एरिया जो है कम हो गया. ठीक है, अब ऐसा है कि कम एरिया के ऊपर फोर्स लग रही है. ठीक है, लेकिन जब हमारी कैलकुलेशन में फॉर एग्जांपल क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस
इसे रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस दोनों में फार्मूला यही है। फ़र्क क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस में एरिया कांस्टेंट होता है, ट्रू स्ट्रेस के अंदर सिग्मा टी भी कह सकते हैं, इसमें एरिया जो कांस्टेंट नहीं होता। क्यों? प्रैक्टिकली भी ट्रू स्ट्रेस इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिकली भी जो एरिया जो है कांस्टेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जब फोर्स अप्लाई हो रही है तो एरिया कम हो रहा है मटेरियल का, ठीक है। तो इसलिए हमें जो कम हो रहा है मटेरियल का एरिया, ये भी हमें इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, एरिया की वैल्यू को भी अपडेट करना चाहिए, ठीक है। अगर हम कॉन्स्टेंटली एरिया की वैल्यू को अपडेट करते जा रहे हैं तो हम इसे कहेंगे ट्रू स्ट्रेसेस, ठीक है। अगर एरिया की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं तो इसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक। इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है वो कन्वीनियंट है उस पर वर्क करना, इसलिए बहुत कॉमन है कि हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व्स भी यूज़ होती है। उसमें क्या होता है कि एरिया फोर्स भी इंस्टेंटेनियस होती है और फोर्स जो है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस में भी इंस्टेंटेनियस ही होती है, लेकिन एरिया जो है इंजीनियरिंग स्ट्रेस में कांस्टेंट होता है। ट्रू स्ट्रेस में ये इंस्टेंटेनियस एरिया लेते हैं, या कोई भी गिवन टाइम और पॉइंट के ऊपर जो एरिया होगा चेंज होने के बाद वो वाला एरिया लेंगे, ओरिजिनल एरिया नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए इन दोनों के कर्व्स में इस तरह का फ़र्क आता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की कर्व किस तरह होगी, इससे ऊपर जाएगी, इसके बाद ऐसे जाती है, फिर नीचे को आ जाएगी। ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की कर्व जो है वो कभी नीचे को नहीं आती, ऊपर को जाती है। क्यों? क्योंकि इन एक्चुअल इससे ऐसा लग रहा है जिससे मटेरियल की ना स्ट्रेंथ कम हो रही है, प्रैक्टिकली मटेरियल की स्ट्रेंथ कम नहीं होती, ठीक है। ये स्ट्रेंथ क्यों कम होती है? क्योंकि मटेरियल का एरिया इतना कम हो गया है कि जो है फोर्स की वैल्यू जो है वो अब कम चाहिए इसे डिफॉर्म होने के लिए। लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के अंदर हमने क्या किया कि एरिया फिक्स कर लिया, क्योंकि एरिया फिक्स हो गया है इस वजह से जो एरिया कम होने का जो फैक्टर है इसमें काउंट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, तो हमें कम फोर्स चाहिए, सॉरी फोर्स ज़्यादा चाहिए, लेकिन एरिया की वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है इस वजह से स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो कम आ जाती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह नेकिंग की बात की थी हमने, ठीक है। नेकिंग में क्या होता है कि एक सैंपल है, लेट्स से इस तरह एक सैंपल था, ठीक है। इसकी टेंसाइल टेस्टिंग शुरू की, इस तरह डिफॉर्म करना शुरू किया, ठीक है। क्या हुआ कि ये सैंपल जो है इस तरह जाके इस तरह इसमें नेकिंग स्टार्ट हो गई, इस तरह का, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ओरिजिनल एरिया इतना था, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में यही एरिया कांस्टेंट एरिया है। अब जब नेकिंग स्टार्ट हुई तो देखें एरिया इतना कम हो गया, लेकिन हम इस एरिया को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम यही एरिया फिक्स रखते हैं। तो इस केस में क्या होगा, कीपिंग द सेम स्ट्रेस, अगर फोर्स अगर एरिया कम हो रहा है तो फोर्स भी कम होनी चाहिए, फिर तो अदरवाइज अगर तो फोर्स की वैल्यू सेम रखें, एरिया बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जाएगी। अभी तक यहाँ पे एरिया इतना कम हो गया है, लेकिन हम कंसीडर करेंगे नहीं एरिया सेम ही है, यहाँ पे फिक्स होगा एरिया अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेस के केस में। तो एरिया हम कांस्टेंट ले लेते हैं, तो इस वजह से ये जो नेकिंग जब स्टार्ट होती है तो ये जो कर्व है वो नीचे को जाना शुरू होता है, क्योंकि ड्रास्टिक रिडक्शन इन द एरिया इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन में, ठीक है। अब ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या होता है कि हम इंस्टेंटेनियस एरिया ले रहे होते हैं, इस वजह से जो नेकिंग का जो स्टेप है, यहाँ से जब एरिया चेंज होकर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ हम कंसीडर कर रहे होते हैं, एरिया कॉन्स्टेंटली मेजर कर रहे होते हैं। अब एरिया क्योंकि साथ साथ मेजर करते जा रहे तो एक्चुअल एरिया की वैल्यू इसमें इनपुट होती है। ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के केस में देखें इंस्टेंटेनियस एरिया लिखा हुआ है, तो एक्चुअल एरिया की जब वैल्यू इनपुट होगी तो ये जो है कर्व जो है ये नीचे को जाने की बजाय इसकी वैल्यू हायर होगी। देखें तो यहाँ से इंजीनियरिंग स्ट्रेस टू स्ट्रेन की वैल्यू हमेशा हायर होती है, यहाँ तक सेम है, इसके बाद हायर होना शुरू हो जाती है और ये हमेशा ऊपर को जाती है। क्योंकि आप वैसे भी समझें कि जब स्ट्रेस अप्लाई करते जाते हैं तो मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब ज़्यादा लोड बियर करता जाता है अनटिल के फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में ये डाउनफॉल इसलिए आता है कि क्योंकि एरिया इतना कम हो गया है कि फोर्स कम चाहिए इसे डिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकली तो मटेरियल की पर यूनिट एरिया तो स्ट्रेंथ बढ़ी ही है, लेकिन क्योंकि एक्चुअल में एरिया कम हो गया मटेरियल का, ठीक है, जिसने लोड बियर करना है, इसलिए ये डाउनफॉल आया इंजीनियरिंग स्ट्रेस के अंदर। ट्रू स्ट्रेस के अंदर ये वैल्यू हमेशा ऊपर को रहेगी, ठीक है। अब उसका रिलेशन स्ट्रेस का वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसमें लेकिन एरिया इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, फिक्स एरिया नहीं है, ओके।
अब ट्रू स्ट्रेन के लिए फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, हम आगे देखेंगे भी किस तरह कैलकुलेट किया। तो ट्रू स्ट्रेन जो है दैट इज इक्वल टू ln li और l0। l0 is the l0 is the initial length, li is the instantaneous length। सो इसमें इंस्टेंटेनियस लेंथ जो है काउंट होगी ट्रू स्ट्रेन के केस में। जो नॉर्मल स्ट्रेन है या इंजीनियरिंग स्ट्रेन है उसमें क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ट्रू में क्या है कि इंस्टेंटेनियस लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। उसका नेचुरल लॉग लैंग्वेज जो वैल्यू है दैट इज ट्रू स्ट्रेन, ठीक है। अब ट्रू स्ट्रेन का इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन के साथ रिलेशन भी है, जिससे ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू द इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू 1 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एज इन स्ट्रेन, ठीक है। और ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू किससे कैलकुलेट की जा सकती है, इज इक्वल टू ln 1 प्लस स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन की वैल्यू अगर नॉन हो तो हम इससे ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू नॉन हो तो हम ये जो ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो हम देखते हैं हमने किस तरह चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं हम ये देखते हैं कैसे कैलकुलेट हुई हैं। अब इसमें देखें कि फॉर एग्जांपल ट्रू स्ट्रेस बाय डेफिनेशन क्या है कि यहाँ P जो है दैट इज़ द फोर्स, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये होते हैं ट्रू स्ट्रेस। लेकिन इसमें क्या होता है, एरिया जो है वो इंस्टेंटेनियस ले रहे हैं जो भी आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट्स से एरिया को हम डिवाइड करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू A0 ओवर A0। A0 इज़ द ओरिजिनल एरिया, ठीक है। अब हम क्या करें, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जगह स्विच कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया, ओके। अब एक और चीज़ भी हम देख सकते हैं कि अगर हम assume करें कि वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल स्टेज कांस्टेंट ड्यूरिंग द टेस्ट, दैट मीन्स कि अगर एरिया कम हो रहा है तो लेंथ बढ़ रही है, ओवरऑल वॉल्यूम सेम है, तो क्या होगा, ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एरिया मल्टीप्लाई बाय इंस्टेंटेनियस लेंथ, यही होगा। अब इन दोनों की रेशो जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप बन रही है ये रेशो, ये जो रेशो बन रही है A0 ओवर A, A0 ओवर A क्या होगा, L ओवर L0, ठीक है, यही चीज़ है। अब L जो है इंस्टेंटेनियस जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू डेल्टा प्लस L0। L0 क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, और डेल्टा क्या है, चेंज इन लेंथ है। डेल्टा मीन्स चेंज, तो हम इसे कह सकते हैं चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस लेंथ क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, यही होगा जो कि टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये आपस में दोनों डिवाइड हो जाएंगे, इसको क्या करेंगे, ये रेशो प्लस ये तो आपस में डिवाइड होकर 1 आ गया, तो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, सही है। ये क्या होती है, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, इसे हम स्ट्रेन कहते हैं। 1 की वैल्यू एसएच आ गई यहाँ पे, तो इट मीन्स के A0 ओवर A की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस एप्सिलॉन। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल एरिया इंटू 1 प्लस ई इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल एरिया स्ट्रेस होता है, ठीक है। सो ट्रू स्ट्रेस किसके बराबर हो गया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन, ओके। इसी तरह हम अगर ट्रू स्ट्रेन की बात करें तो ट्रू स्ट्रेन क्या होगा, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, लेकिन इसमें क्या होगा कि जितनी भी लेंथ इंस्टेंटेनियस चेंजेस आ रही हैं लेंथ के अंदर, हम उसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं। इंटीग्रेशन क्यों ले रहे हैं, इंटीग्रेशन होती है कि जिस तरह डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन का क्या कंसेप्ट है कि ये इंस्टेंटेनियस चेंज या वेरी स्मॉल चेंज जो है उसको डील करते हैं। डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि जो हमने चेंज लेना है वो बहुत स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल पे लेना है, ठीक है। तो इसी तरह जो इंटीग्रेशन होती है इसका मतलब ये होता है कि बहुत स्मॉल जो इंटरवल्स हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक कंसेप्ट्स हैं डिफरेंट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के, फिजिकली अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होगी, लेट्स से एक मटेरियल जो है वो इस तरह डिफॉर्म हो रहा है, तो हर पॉइंट के ऊपर जितनी छोटी छोटी डिफरेंट ये जो स्ट्रेन्स आ रही हैं इन सबको ऐड अप करें तो ये टोटल स्ट्रेन इस पॉइंट तक बनेगी। यही वो किया होगा, इसे ऐड अप किया इंटीग्रेशन के थ्रू। इंटीग्रेशन क्योंकि इससे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पोर्शंस ऐड होते हैं, ठीक है।
इस वजह से इसकी वैल्यूज़ बेहतर हो जाती हैं। और चेंज लेंथ ओवर इंस्टेंटेनियस लेंथ इसलिए ले रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मटेरियल में चेंज आया है 1 मीटर से उसकी लेंथ या 1.5 मीटर हो गई है, ठीक है, फिर 1.5 से वो 2 मीटर्स हो गई है, ठीक है। अगर हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि 1 मीटर से उसकी लेंथ 2 मीटर हुई है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि एक्चुअली ट्रू स्ट्रेन किस तरह आया कि 1.5 मीटर 1 से 1.5 मीटर लेंथ हुई थी, 1.5 से 2 मीटर हुई थी, ठीक है। तो इससे हम इंटरवल्स के अंदर आपस में रेशियो लेके फिर हमें एक्चुअल में ऐड करना चाहिए, फिर हमारी एक्चुअल ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू आएगी और हमें पता चलेगा एक्चुअल मटेरियल जो है उसमें कितनी स्ट्रेन आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरवल्स हैं बहुत बड़े हैं, इधर 0.5 है, इधर 0.5 है, इन हम इंटरवल्स को बहुत स्मॉल कर लें और एडअप कर लें तो इसे हम इंटीग्रेशन कह देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एल ओवर एल क्या होती है, एल एन एल ओवर एल नॉट, ठीक है। ये फार्मूला आपको पहले भी बताया। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेन है ट्रू स्ट्रेन जो है दैट इज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एल नॉट से। एल नॉट इज़ दी एज इन ओरिजिनल लेंथ और एल जो है वो फाइनल लेंथ है, ठीक है। ये वैल्यूज पुट कर दें तो क्या वैल्यू होगी, एल नॉट एल ओवर एल नॉट, एल एन एल ओवर एल नॉट, ठीक है। ये वही वैल्यू आ गई। अब इसका इंजीनियरिंग स्ट्रेन के साथ किस तरह रिलेशन है, अब इसी चीज़ को हम इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रेन है, टोटल स्ट्रेन है, दैट इज इक्वल टू इनिशियल स्ट्रेन प्लस चेंज इन लेंथ और इंस्टेंटेनियस लेंथ, सॉरी ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, और ये एल नॉट एस एच आ गया, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, 1 आ गया। अब चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन, ये स्ट्रेन आ गया। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो ट्रू स्ट्रेन है दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्ट्रेन, ठीक है। इस तरह इन दोनों का ये रिलेशन है, इस तरह हम रिलेशन भी ये फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हार्डनिंग का, ठीक है। हार्डनिंग भी कहते हैं इसे जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से मटेरियल हार्ड होता है उससे हम स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग इसलिए कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन इन द मटेरियल, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन या प्लास्टिक स्ट्रेन की वजह से मटेरियल में हार्डनिंग हो रही है या स्ट्रेंथनिंग हो रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है मटेरियल की, इसलिए इसे हम स्ट्रेंथनिंग या हार्डनिंग कहते हैं, स्ट्रेन स्ट्रेंथनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। सो ये वंस अगेन वही है कि इसमें पहले स्ट्रेन अप्लाई की है, स्ट्रेस अप्लाई किया है, स्ट्रेन मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो रही है यहाँ तक, जिस तरह ये स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है, या मटेरियल का जो है स्ट्रेस रिमूव किया है, यहाँ पे आ गया, फिर दोबारा यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब एक और मटेरियल का बिहेवियर इस तरह भी हो सकता है कि वो जब हम ये स्ट्रेंथ से थोड़ा सा ऊपर जाएं वो इतना ज़्यादा उसमें स्ट्रेस में चेंज ना आए, इसमें स्ट्रेस का चेंज ज़्यादा है, इसमें बहुत कम है। तो जिस मटेरियल में स्ट्रेस का चेंज ज़्यादा होता है उसमें उसे कहते हैं हम लार्ज स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है उसके अंदर, जिसमें कम चेंज आता है उसमें कहते हैं हम स्मॉल स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है। अब दोनों टाइप के मटेरियल जो दोनों टाइप के बिहेवियर हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिज़ायरेबल है। जिस तरह हमने बात की थी कि कोई भी एक मटेरियल सब एप्लीकेशन के लिए डिज़ायरेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल लार्ज स्ट्रेन हार्डनिंग होगी, इट मीन्स कि हम थोड़ी डिफॉर्मेशन से ज़्यादा यील्ड स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी मटेरियल की स्ट्रेंथ बेहतर होगी, हाई स्ट्रेंथ एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब स्मॉल स्ट्रेन हार्डनिंग का कहाँ पे फ़ायदा है, फॉर एग्जांपल रोलिंग करनी है, फोर्जिंग करनी है, इस तरह की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हम करनी है, कोई शीट्स बनानी है या कोई थिन कह सकते हैं शीट्स हैं या फॉइल्स हैं, जिस तरह ये एल्यूमिनियम की फाइल मिलती है मार्केट में, या शीट्स हैं, अगर वो बनानी है उनमें अगर स्ट्रेन हार्डनिंग ज़्यादा हो गई तो मटेरियल जो है वो उसमें स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता जाएगा, तो हमें ना सिर्फ लोड ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा डिफॉर्म करने के लिए, बल्कि जिनमें मटेरियल में आमतौर पर स्ट्रेन हार्डनिंग ज़्यादा होती है वो उनमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती, वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में जहाँ लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो या जहाँ पे शीट फार्मिंग करनी है या फाइल्स बनानी है वहाँ पे स्मॉल स्ट्रेन हार्डनिंग यूजुअली डिज़ायरेबल होती है, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल स्ट्रेन हार्डनिंग काफ़ी बेनिफिशियल है, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या कोई जैसा रोलिंग फोर्जिंग वाला केसेस में। लार्ज स्ट्रेन हार्डनिंग स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों केसेस में। तो अगर हम इस कर्व्स जो हैं, दो कर्व्स हैं, इन्हें हम फिट करें, फिटिंग का जिस तरह प्रोसेस होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू, एक हम मॉडल अप्लाई करते हैं, K इंटू स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन रेज़ टू पावर एक्सपोनेंट n, दिस n इज कॉल्ड
स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट या हार्डनिंग एक्सपोनेंट, ठीक है। के इज़ द कांस्टेंट। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे इसे फिटिंग करने के लिए, तो एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, इट मीन्स के वो मटेरियल जो है उसकी हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन हार्डनिंग पे इसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, इस तरह कह लें कि ये दो डिफरेंट टाइप की स्ट्रेन हार्डनिंग से, इसकी ज़्यादा हो रही है स्ट्रेन हार्डनिंग, इसमें कम हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को हम क्वालिटेटिव की बजाय, क्वालिटेटिव होता है कि लार्ज है, स्मॉल है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, यानी कि इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग ज़्यादा हो रही है, इसमें कम हो रही है। ठीक है, ये क्वालिटेटिव असेसमेंट है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स हैं। क्वांटिफाई से किस तरह करेंगे? क्वांटिफाई स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट से करेंगे। ठीक है, जितना स्ट्रेन हार्डनिंग कंपोनेंट ज़्यादा होगा इट मीन्स के उसकी स्ट्रेन हार्डनिंग उसमें ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस टाइप का मटेरियल है। कुछ चीज़ की स्ट्रेन हार्डनिंग कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की हीट ट्रीटमेंट है, किस टाइप की कंपोजिशन है। इस तरह के सम कॉपर्स या ब्रासिस वगैरह जो हैं, किसी की स्ट्रेन हार्डनिंग ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन और जो भी हीट ट्रीटमेंट हिस्ट्री है, इस तरह की चीज़ों में। ठीक है, so far we have discussed various properties of the material, various mechanical properties of the material. Now as you know, material, every part of the material is not exactly same to the other, and there is a bit of a variation in the properties of the material. Okay, so this variation can lead to you can say various problems during the design process of the material or the actual fabrication. So that's why these things should be taken into account when we are designing for a particular material or for a particular application. Okay, so now thing is there is always a variability in the material properties. Okay, for example, elastic modulus is a material property, yield strength is a material property, its hardness, its toughness, all these properties they vary a little bit when different parts of a material are tested. For example, सरिये जिस तरह है मार्केट से लें, उसके डिफरेंट सैंपल्स को टेस्ट करें, हर सैंपल के स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। ठीक है, सो इस वेरिएशन को अकाउंट करने के लिए या इस वेरिएशन को चेक करने के लिए हम वेरियस स्टैटिस्टिक्स के मॉडल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें जो एक सिंपलेस्ट तरीका ये है कि वो एक से ज़्यादा सैंपल जिस तरह टेस्ट किए हैं तो एवरेज स्ट्रेंथ जो है वो हम ले लेते हैं। इसका फार्मूला टेक्निकली ये है, लेकिन इन जनरल जिस तरह हम कहते हैं कि एक से ज़्यादा सैंपल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट है, तो उनको ऐडअप करके नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर लें, एवरेज ले लें। ठीक है, जिस तरह एक सैंपल लेट्स से टेस्ट किया, उसकी वैल्यू आई यील्ड स्ट्रेंथ की 200, एक की आई 220। ठीक है, तो ओवरऑल लेट्स से दो सैंपल्स की एवरेज क्या होगी 210, तो हम कह देंगे इसकी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो 210 मेगापास्कल है। ठीक है, लेकिन थिंग इज देयर इज एन अदर पैरामीटर, स्टैटिस्टिकल पैरामीटर विच एक्सप्रेसेस दिस एवरेज वैल्यू बेटर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। डिविएशन एज इन डिविएशन मीन्स हाउ मच समथिंग इज डिविएटेड फ्रॉम द मीन और एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या होती है, दिस इज द फार्मूला। इसके आप याद करने की बजाय इसे एक्सेल में सिंपली यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में आप इक्वल प्रेस करें, देन tend to write S, T and D, and then you will get a formula for the standard deviation without having to write this long formula in the Excel. Okay, Excel has the built-in formula for the standard deviation. Simply क्या कि equal press करें, आगे S, T and D लिखें तो आगे standard deviation के खुद ब खुद जो फार्मूला बिल्ट इन फार्मूला वो आ जाएगा, उसमें से आप एक यूज़ कर लें। ठीक है, लेकिन क्यों यूज़ करना है, इसका फ़ायदा क्या है? एवरेज जो है ये टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं देती, वेरिएशन इन द मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हमेशा डिफरेंट पार्ट से थोड़ी बहुत वेरी करेंगी। ठीक है, वेरी करती है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़। अब एवरेज वैल्यू हर चीज़ नहीं बता रही। फॉर एग्जांपल इस तरह करते हैं, एक दो वैल्यूज़ हैं, दो नंबर्स हैं, उनकी ना एवरेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0 है और 4 है, इसकी एवरेज क्या होगी 2। ठीक है, 2 एवरेज होगी। अब एक और नंबर है, उस दो नंबर हैं लेट्स से 1 और 3, इनकी एवरेज क्या होगी 2। ठीक है, तो इट मीन इनकी एवरेज भी 2 है, इनकी एवरेज भी 2 है, लेकिन ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये एवरेज वैल्यूज से ज़्यादा दूर है इनकी वैल्यूज़।
ये दो जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये 2 के ज़्यादा करीब है। सो इन दो नंबर्स की स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगी, इन दोनों की स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगी, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन शो करता है कि एवरेज वैल्यू से एक्चुअल वैल्यूज़ कितना डिविएट कर रही हैं, ठीक है। ये दोनों कम डिविएट कर रही हैं तो इनकी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कम होगी, ये दोनों ज़्यादा कर रही हैं तो इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आप चीज़ चेक कर सकते हैं, इस पर एक्सेल में फार्मूला अप्लाई कर लें जिस तरह भी ना। सो इसमें दो चीज़ें फिर बतानी होती है, एक तो एवरेज वैल्यू क्या है, ठीक है, जिस तरह ये एक स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है कि जो एक्चुअल सैंपल है उसमें वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा वेरी कर रही हैं। ज़्यादा वेरी कर रही होंगी तो स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगी, कम कर रही होंगे तो कम होगी। डिविएशन मीन्स डिविएट करना, या कह लें कि डिविएशन फ्रॉम द एवरेज, या वैल्यू जो है वो डिविएट या दूर होना एक्चुअल वैल्यू से, उसे हम कहते हैं डिविएट करना, ठीक है। तो इससे स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स के जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो एवरेज वैल्यू से कितना डिविएट कर रही हैं, कितना दूर हैं उससे ना। ज़्यादा दूर होंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगी, स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगी इसका मतलब है वेरिएशन ज़्यादा है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो इसका मतलब है वेरिएशन जो है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में वो कम है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड डिविएशन की वजह से हमें जो है एक सेफ्टी फैक्टर, डिज़ाइन सेफ्टी फैक्टर अप्लाई करना पड़ता है। डिज़ाइन फैक्टर कह लें, सेफ्टी फैक्टर कह लें, जिसे हम एन भी कह सकते हैं। सेफ्टी फैक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक मटेरियल की स्ट्रेंथ है 200 मेगापास्कल, इट डजंट मीन कि हम उस पर 200 मेगापास्कल फुल स्ट्रेंथ, फुल फोर्स अप्लाई, फुल जो स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। जब भी प्रैक्टिकली मटेरियल डिज़ाइन करते हैं इस तरह नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक चेयर जो है वो उसके अंदर जो उसकी लेग्स हैं वो 1 लेग या टोटल ओवरऑल चारों जो हैं वो मैक्सिमम 100 मेगापास्कल फोर्स बेयर कर सकते हैं। डजंट मीन कि आप उसके ऊपर 100 मेगापास्कल का लोड अप्लाई कर दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि वेरिएशन इन मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से कोई एक लेग हो सकता है उसकी वैल्यू जो है यील्ड स्ट्रेंथ की वजह से ही 100 से थोड़ी सी कम हो, 99 और लेट से 98 है, 95 है, तो वो वहाँ से डिफॉर्म हो जाएगी और जो कुर्सी जो है ख़राब हो जाएगी। तो इसमें एक सेफ्टी फैक्टर ऐड करते हैं कि लेट से 100 मेगापास्कल लोड अप्लाई फोर्स जो है स्ट्रेस जो अप्लाई होना है, ठीक है। तो मटेरियल की जो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो लेट से 150 मेगापास्कल रख ली जाए, 200 मेगापास्कल रख ली जाए, कुछ हायर रखी जाए ना। आमतौर पे इस तरह डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। अब भी इसे एक तो ये है कि लेट से जिसे कहते हैं कि तुक्का लगा के 150 रख लिया, 200 रख लिया। दूसरा तरीका यह है कि इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाए कितने टाइम्स जो है वैल्यू जो है वो चेंज की है फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया। सिग्मा वाई इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है, डिवाइड बाय एन, एन इज द सेफ्टी फैक्टर, ये 1.2 भी हो सकता है, 1.4, 5, जो भी वैल्यू हो, ठीक है। ये क्वेश्चन में आमतौर पर गिवन होती है। इसे अपने डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड द वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस का मतलब यह है कि हमने इस स्ट्रेस वैल्यू के ऊपर डिज़ाइन करना है या इस स्ट्रेस वैल्यू से ऊपर नहीं जाना। एक्चुअल मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि हम देखें 1.2 से इसे डिवाइड कर रहे हैं, 1 से डिवाइड करेंगे तो यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर आ जाएगा वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। हम 1.2 या 1.4, 2, 3, 4, 5 जिस तरह जो भी वैल्यू रखें वो रखेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू जो है यील्ड स्ट्रेंथ से कम आएगी, विच मीन्स कि हम इस वैल्यू से ऊपर ना जाएं, इस वैल्यू के ऊपर डिज़ाइन करेंगे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इस वैल्यू यील्ड स्ट्रेंथ से कम रहेंगे। तो एक हमारे पास सेफ्टी फैक्टर आ जाएगा। किसी वजह से अगर सडनली हाई लोड अप्लाई होता भी है या मटेरियल वेरिएशन की वजह से कोई एक पार्ट जो है वो कम स्ट्रॉन्ग भी है, फिर भी वो जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म ना हो, ठीक है। अब हम इसे एक न्यूमेरिकल के अंदर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेंसाइल टेस्टिंग ऑपरेटस है, जिस तरह हमने शुरू में देखा भी था। 2 कॉलम ऑपरेटस है, 2 कॉलम्स हैं उसमें सेंटर में फिर टेंसाइल सैंपल लगाते हैं, उसे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। लेट्स से दैट हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड, और इस पर मैक्सिमम जो है इट मस्ट विदस्टैंड अ मैक्सिमम लोड ऑफ 220 किलो न्यूटन, ठीक है। 220 किलो न्यूटन जो इस पर फोर्स अप्लाई होगी मैक्सिमम, ठीक है। ये लोडिंग कैपेसिटी जो इसकी 220 न्यूटन है, ठीक है। अब डिज़ाइन इस तरह है कि डिज़ाइन कॉल्स फॉर 2 सिलेंड्रिकल सपोर्ट पोस्ट्स, ठीक है। इसका मतलब है कि जिस तरह आपको दिखाया गया सैंपल लेट से इस तरह होगा, तो इसमें जो है ये 2 कॉलम्स है जिसके थ्रू सपोर्ट दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो सैंपल होगा,
तो इसे यहाँ से जॉक से तो इसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे और टेंसाइल टेस्टिंग होगा। इसमें लोड जो है वो ये पोस्ट जो है साइडों पे ये बियर कर रही हैं, ठीक है। सो डिज़ाइन कॉल्स फॉर 2 सिलेंड्रिकल सपोर्टिंग पोस्ट, ठीक है। उसमें ऐसा है कि हर पोस्ट जो है वो इक्वल लोड दोनों जो है वो बियर करेंगे, जिस तरह आपको ओवरऑल लग भी रहा है कि ये दोनों पोस्ट जो हैं ये इक्वल लोड बियर करेंगी, ठीक है। इक्वल लोड अप्लाई होगा दोनों के ऊपर, सही है। अब इसमें क्या है कि ईच ऑफ द पोस्ट इज टू सपोर्ट हाफ ऑफ द मैक्सिमम लोड, ठीक है। फर्दर मोर द प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है, ये उसका ग्रेड है 1045, इट मीन्स के 0.45% इसमें कार्बन है, ठीक है। ग्राउंड एंड पॉलिश्ड शाफ्ट जो हैं वो यूज़ होंगे, ठीक है। अब मिनिमम यील्ड एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इस अलाई की जिसका ये सिलेंड्रिकल पोस्ट हैं, ठीक है, इनकी जो यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 300 मेगापास्कल है और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है यूटीएस भी कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 565 मेगापास्कल है, ठीक है। तो इसमें एक बताना है कि डायमीटर क्या होगा इन पोस्ट्स का जो इतना लोड बियर कर सके, ठीक है। स्पेसिफाई सूटेबल डायमीटर फॉर दीज सपोर्ट पोस्ट। अब इसमें एक चीज़ है कि सेफ्टी फैक्टर कंसीडर करना है कि नहीं और कितना करना है। अगर एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा उसमें सेफ्टी फैक्टर गिवन होगा, गिवन नहीं है तो आप उसे सेफ्टी फैक्टर 1 असूम करेंगे या हम असूम करेंगे सेफ्टी फैक्टर हम कंसीडर नहीं कर रहे। अगर सेफ्टी फैक्टर गिवन है क्वेश्चन के अंदर फिर वो कंसीडर करेंगे। हम इसे असूम कर लेते हैं यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर गिवन है और वो 5 है, ठीक है। लेट्स से सेफ्टी फैक्टर इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सही है। तो सेफ्टी फैक्टर 1 हो 5 हो तो क्या होगा, यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे गिवन है। अच्छा, डिज़ाइन जो है इस तरह की जितनी भी चीज़ें उन सबका यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वजह यह है कि यील्ड स्ट्रेंथ से ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई होता है तो मटेरियल डिफॉर्म होता है परमानेंटली। अब लेट्स से यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं और ये स्टील पोस्ट जो है परमानेंटली डिफॉर्म हो गई है, बेंड हो गई है, आउट ऑफ शेप हो गई है, तो ज़ाहिर टेस्टिंग तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो कब होगा ऐसा, जब यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा इसके ऊपर लोड अप्लाई होगा, ठीक है। इट मीन्स कि यील्ड स्ट्रेंथ जो है ये वो स्ट्रेंथ है जो हम यूज़ करेंगे डिज़ाइन करने के लिए। अब यील्ड स्ट्रेंथ को हम डिवाइड करेंगे सेफ्टी फैक्टर से, ठीक है। लेट्स से 5 है तो ये वर्किंग स्ट्रेस आ जाएगा 62 मेगापास्कल। इट मीन्स के 62 मेगापास्कल से ज़्यादा स्ट्रेस जो है इस मटेरियल के ऊपर हम अप्लाई नहीं करेंगे ताकि हम सेफ साइड करें। वैसे तो ये जिसका गिवन है 310 मेगापास्कल तक बियर कर सकते हैं, लेकिन हम 62 मेगापास्कल से ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे सो एज कि हम सेफ साइड करें। इसकी एक और रीज़न भी होती है प्रैक्टिकली जब हम टेस्टिंग करते हैं कि जितना अगर इसको हम यील्ड स्ट्रेंथ के करीब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जितना यील्ड स्ट्रेंथ के करीब जाते जाते हैं उतना इलास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा होती जाती है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो इसकी लेंथ में चेंज आ रहा है तो इसकी जो सैंपल के लेंथ में जो चेंज है उसे गेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से भी हम ये ज़रा कम रखते हैं जो स्ट्रेस का लेवल है फॉर दिस काइंड ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। बट एनीवेज हम सिर्फ इस सिचुएशन को अगर हम कंसीडर कर लें तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा सेफ्टी फैक्टर, और 62 मेगापास्कल ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात है कि शाफ्ट का डायमीटर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब क्या है कि डायमीटर जो होता है शाफ्ट का डायमीटर एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू जो स्ट्रेस को एरिया से रिलेट करते हैं ना, ठीक है। एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है या d/2 स्क्वायर आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और एरिया जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स ओवर स्ट्रेस, यही होता है क्योंकि स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसमें एरिया इधर गया, स्ट्रेस इधर आ गया, तो क्या बना, फोर्स ओवर स्ट्रेस जो है वर्किंग स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। अब इससे जो है हम यहाँ पे इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, ठीक है। पाई उधर चला जाएगा, लेट्स से हमने डायमीटर फाइंड करना है जिसका क्वेश्चन में गिवन है, पाई इधर चला गया, ठीक है। ये यहाँ पे स्क्वायर था, इधर जाके स्क्वायर रूट बन गया, 2 से आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये फार्मूला बन गया। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है देखें 2 फिक्स है, 3 पाई की वैल्यू 3.14159, ठीक है, इसमें जो भी है पाई की वैल्यू भी गिवन है। वर्किंग स्ट्रेस जो यहाँ पे स्ट्रेस जो है वर्किंग स्ट्रेस ले लेंगे, ठीक है, वो भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू है, अब देखें क्वेश्चन के अंदर 220 किलो न्यूटन दी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम 220 किलो न्यूटन यूज़ नहीं करेंगे, इसकी बजाय 110 किलो न्यूटन यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक सपोर्टिंग पोस्ट का डायमीटर क्या होगा, ठीक है।
अब 2 स्पॉटिंग पोस्ट जो हैं वो 220 किलो न्यूटन लोड बियर कर रही हैं, तो एक पोस्ट कितना करेगी, हाफ करेगी, ठीक है, ऐसे ही है। तो एक पोस्ट के जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो 110 किलो न्यूटन आएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखें, सॉल्व करें, 47.5 mm आंसर आता है, या 1.87 इंचज़ ना, इतना डायमीटर होगा। तो जो है मटेरियल जो है वो इस स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक जो है लोड बियर करेगा, ठीक है। तो इस तरह हम डिज़ाइन और सेफ्टी फैक्टर को इसमें कंसीडर करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसकी हार्डनेस की प्रॉपर्टीज़ को ना, मटेरियल की। अब जैसे हमने पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, कि हार्डनेस क्या होती है, ठीक है। हार्डनेस इज़ द रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, स्क्रैच, कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है उसकी रेजिस्टेंस जो मटेरियल ऑफर करता है उसे परमानेंट डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, उसे हार्डनेस कहते हैं। जितनी हार्डनेस ज़्यादा होगी मटेरियल की उतना उस पर स्क्रैचेस कम पड़ेंगे, उतना वो कह सकते हैं आमतौर पर वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। वियर क्या होता है, वियर इज़ द फिजिकल रिमूवल ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू फ्रिक्शन। कोई भी जो स्लाइडिंग सरफेसेज हैं, जैसे फ्लूइड पास हो रहा है या कोई चीज़ स्क्रैच हो रही है, उसकी वजह से जो भी मटेरियल रिमूवल होता है सरफेस में, वियर आउट होना कहते हैं, वियर का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब जितनी हार्डनेस ज़्यादा होगी उतनी वियर प्रॉपर्टीज़ बेहतर होंगी, वियर आउट कम होगा मटेरियल। जितनी हार्डनेस ज़्यादा होगी उतनी कटिंग प्रॉपर्टीज़ बेहतर होंगी। इसलिए कटिंग टूल्स जो हैं वो जितने हार्ड हों, उनकी सरफेस जितनी हार्ड हो, क्योंकि सरफेस से कटिंग होनी होती है। बल्क मटेरियल जो सेंटर से है वो कट नहीं करता, जो सरफेस से कटिंग टूल, जिस तरह फॉर एग्जांपल नाइफ है, छुरी है, उसका जो कटिंग एज है, शार्प एज है, वहाँ से कटिंग होती है, ठीक है। इसलिए सरफेस से या जो ड्रिल बिट्स है उसकी सरफेस जो है वो कट करती है, अंदर से ड्रिल बिट कट नहीं करता, ठीक है। तो जब भी किसी मटेरियल की सरफेस हार्ड हो गई उसकी कटिंग प्रॉपर्टीज़ बेहतर होंगी, वो इतना शार्प ज़्यादा होगा, वो उतना ईजिली किसी दूसरे मटेरियल को कट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हार्डनेस जो है वो क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और आमतौर पे मार्केट में या जो लेमन्स टर्म्स में कह लें, हार्डनेस और स्ट्रेंथ को एक ही चीज़ समझते हैं। हम आमतौर पे कहते हैं कि जिस तरह की मटेरियल हार्ड ज़्यादा है तो हम ये भी मतलब ले होते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मार्केट में या लेमन टर्म्स में आमतौर पे इस तरह बात यूज़ होती है, ठीक है, मतलब इससे बात करते हैं। लेकिन टेक्निकली इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ द यू कैन से the force per unit area which a material can bear until fracture या until yield point, ठीक है। स्ट्रेंथ की यूनिट्स मेगापास्कल्स होते हैं, ठीक है। हार्डनेस जो है दैट इज रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस टू द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑन द सरफेस, पर्टिकुलरली ऑन द सरफेस, रेजिस्टेंस टू परमानेंट इंडेंटेशन ऑन द सरफेस, ठीक है। अब यूजुअली मेटल्स एनालाइज के केस में जब हार्डनेस बढ़ती है तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, जब स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हार्डनेस बढ़ती है, बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। फॉर एग्जांपल स्टील के केस में जब कार्बन की परसेंटेज बढ़ाते हैं तो आमतौर पे स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों बढ़ती हैं, लेकिन यूटेक्टिक पॉइंट के बाद जो हम आगे पढ़ेंगे भी, लेट से 0.8% कार्बन के बाद हार्डनेस तो बढ़ती जाती है लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो नहीं बढ़ रही होती, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि हार्डनेस बढ़े तो स्ट्रेंथ भी बढ़े, ठीक है, लाजमी नहीं है स्ट्रेंथ बढ़े तो हार्डनेस भी बढ़े। लेकिन मेटल्स एंड अलॉय के केस में इन जनरल मेटल्स में जब या अलॉयज में जब हार्डनेस बढ़ती है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ठीक है। इसलिए कॉमनली मार्केट में इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। लाजमी नहीं कि चीज़ की हार्डनेस ज़्यादा हो तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल कंक्रीट की हार्डनेस जो है आमतौर पर स्टील से ज़्यादा होती है, हीट ट्रीटेड स्टील्स हैं, ठीक है। हार्डनेस ज़्यादा होती है उनकी लेकिन स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल्स की तो प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी टू सरफेस इंडेंटेशन उसे उतना ज़्यादा मटेरियल हार्ड होगा, ठीक है। यूजुअली किस तरह हम चेक करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि सरफेस के ऊपर कोई इंडेंट, इसे इंडेंट कह लें, कोई भी चीज़ से प्रेस करते हैं उसे, फिर ये लोड को रिमूव कर देते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा डेंट पड़ेगा, ये जितनी ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगी उतना मटेरियल जो सॉफ्ट होगा, जितनी कम डिफॉर्मेशन होगी उतना मटेरियल हार्ड होगा, ठीक है। ये एक जनरल ओवरऑल से ट्रेंड दिया हुआ है कि प्लास्टिक्स की हार्डनेस आमतौर पर कम होती है, उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम और ब्रास की होती है, एल्यूमिनियम और ब्रास से ज़्यादा स्टील्स की होती है, ठीक है। स्टील से ज़्यादा कटिंग टूल्स की होगी, ज़ाहिर कटिंग टूल की ज़्यादा होगी तो हार्ड होगा तो इसे कट करेगा स्टील्स को। उससे ज़्यादा डायमंड वगैरह की, सिरेमिक्स की ज़्यादा होती है। अब देखिए एल्यूमिनियम अलॉयज के मैंने आपको बताया था बर्तन भी बनते हैं, जिससे आमतौर मार्केट में, जिन्हें हम मार्केट में लोग सिल्वर के बर्तन कहते हैं, वो आमतौर पे एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम की ये हार्डनेस कम होती है, स्टील की ज़्यादा होती है, इसलिए आप घर में बेशक मतलब
पूछ लें जो कुकिंग वाला जिनका अपना एक्सपीरियंस भी है, तो उसके अंदर जो है एलुमिनियम के जो बर्तन है उसके अंदर स्टील का चम्मच नहीं फेरते। क्यों नहीं फेरते? स्टील की हार्डनेस ज़्यादा है, वो स्क्रैच बहुत ज़्यादा डालता है इसके ऊपर, एलुमिनियम के जो बर्तन हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। स्क्रैच बहुत ज़्यादा होता है, उसमें मटेरियल रिमूवल शुरू हो जाता है और वियर आउट होना शुरू हो जाते हैं बर्तन। ठीक है, इस वजह से उसके अंदर आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक का चम्मच फेरते हैं क्योंकि उनकी हार्डनेस कम होती है। ठीक है, इसी तरह प्लास्टिक जो जिस तरह नॉन स्टिकिंग पेन्स जो हैं इसके ऊपर आमतौर पे प्लास्टिक की लेयर होती है जो नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब उसकी हार्डनेस जो है वो कम है, इस वजह से उसके ऊपर भी स्टील का अगर चम्मच वगैरह को फेरेंगे तो उसके जो कोटिंग है वहाँ से रिमूव हो जाएगी क्योंकि उसकी हार्डनेस कम है प्लास्टिक्स की। तो वो हाई हार्डनेस मटेरियल के ऊपर स्लाइड करेंगे तो वही वियर का फ्रिक्शन का या वियर का फेनोमेना होगा और उसकी वजह से मटेरियल रिमूवल होगा सरफेस से, और जो है हार्ड मटेरियल जो है वो सॉफ्ट मटेरियल को फिर ऊपर स्क्रैच भी डालेगा, उसे रिमूव भी करेगा सरफेस से, और सरफेसेस डैमेज होंगी। ठीक है, इसलिए हाई हार्डनेस जो है डिज़ायरेबल होती है जहाँ पे हायर बेटर वेयर प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं और हायर या बेटर जो है कटिंग प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। ठीक है, इन जनरल। अब इसके मेजरमेंट के डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें से रॉकवेल और ब्रिंदल काफ़ी कॉमन है। ये बल्क हार्डनेस टेस्टिंग के मेथड हैं जिसमें लार्ज इंडेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल डायमीटर जो है वो स्टील बॉल्स का, इस तरह के जो बॉल्स हैं जिससे वो प्रेस करते हैं और इंडेंटेशन चेक करते हैं, इसका साइज़ काफ़ी होता है। ठीक है, 1/16 इंच हो सकता है। डायमंड इंडेंटर सी स्केल के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, रॉकवेल हार्डनेस में हम क्या करते हैं कि लोड अप्लाई करते हैं। इसके 3 स्केल हैं, ए, बी एंड सी। ए स्केल सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है, बी इंटरमीडिएट और सी हार्ड मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या करते हैं कि हायर स्केल के लिए हायर लोड अप्लाई करते हैं, मेजर लोड। माइनर लोड जो है वो इलास्टिक रिबाउंड को कवर करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, सी स्केल के लिए डायमंड की बॉल होगी, अदरवाइज समटाइम वो जो है हार्ड एंड स्टील भी होता है, लेकिन डायमंड जो है वो सी स्केल के लिए इस तरह काफ़ी कॉमन है। अब चीज़ ये है कि इसमें जब इसे प्रेस करते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर एक रॉकवेल के ऊपर एक रीडिंग आती है, एक वैल्यू आती है। ठीक है, एक नंबर आता है। उस नंबर के साथ डिफरेंट मटेरियल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट नंबर आएगा और वो जो नंबर जो है उसके बेस में कंपेयर कर सकते हैं कि किस मटेरियल की रॉकवेल हार्डनेस कितनी है। ठीक है, जो हर स्केल की जो रेंज है वो आमतौर पे 20 to 100 की रेंज में। ठीक है, 100 के पास आ रही होगी वैल्यू तो हम यहाँ से इस स्केल पे चले जाएंगे। अगर स्केल में वैल्यू है, स्केल में वैल्यू 20 से कम आ रही है तो हम पिछले स्केल पे चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह की हम प्रैक्टिकली चीज़ें यूज़ करते हैं ना जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं। एक तो टेस्टिंग का मेथड ये है कि मटेरियल को सरफेस को ग्राइंड एंड पॉलिश किया, उसके ऊपर इंडेंटेशन में ये लोड अप्लाई किया जो सा सूटेबल है और देख लिया क्या वैल्यू आई है। जो इस रेंज में जो भी वैल्यू आएगी वो हम नोट कर ली। डिफरेंट मटेरियल्स को हमने हार्डनेस टेस्टिंग कर कंपेयर कर लिया। एक तो तरीका ये है। ब्रिनल हार्डनेस में क्या होता है कि सेम इंडेंट यूज़ होता है, उसका एक फार्मूला, ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और उससे हम ब्रिनल हार्डनेस नंबर फाइंड करते हैं, उसे HB भी कहते हैं, हार्डनेस ब्रिनल नंबर। ठीक है, HBN भी कहते हैं, हार्डनेस ब्रिनल नंबर। ठीक है, तो इसके लिए ये एम्पेरिकल रिलेशंस भी हैं इस पर, पर्टिकुलरली स्टील्स के केस में कि उसे हम इस पर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की एवरेज वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये जिससे मैंने बताया था आमतौर पे मेटल्स एंड अलॉयज के केस में हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो हैं वो एक साथ बढ़ती हैं, इसलिए हम हार्डनेस से भी, जो कि टेस्ट काफ़ी इजी भी है क्विक भी है करना है मटेरियल का, टेंसाइल टेस्टिंग ज़रा मुश्किल काम है, उससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है ना। तो इसी काम के लिए इस तरह ये क्विक प्रोसीजर जो हैं वो डेवलप हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रोसेसेस हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ब्रिनल के लिए हम कैलकुलेशन के लिए ब्रिनल नंबर के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लोड P एज इन द लोड अप्लाइड एंड D इज़ द डायमीटर ऑफ द बॉल एंड स्मॉलर d इज़ द इम्प्रेशन ऑफ द इंडेंट, जिससे यहाँ पे गिवन भी है। ठीक है, इसी तरह रॉकवेल के लिए डायमंड के लिए इस तरह की कॉनिकल इम्प्रेशन यूज़ होता है। ठीक है, वो डिफरेंट स्केल्स के लिए यूज़ होता है और फिर उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या नंबर है। रॉकवेल जो डायरेक्ट रीडिंग देता है, ठीक है, रॉकवेल नंबर की। ब्रिनल के लिए अगर कैलकुलेट भी करनी पड़ती है, अगर ओल्ड सिस्टम्स या न्यू सिस्टम्स हैं कैलकुलेट करके वैल्यू दे देते हैं। इसके अलावा मैंने विकर हार्डनेस की बात भी की थी। विकर हार्डनेस क्या, ये माइक्रो हार्डनेस सिस्टम है। माइक्रो हार्डनेस एज इन
कि ये जो सैम्पल्स हैं ये थिक सैम्पल्स के ऊपर टेस्टिंग हो सकती है, स्मॉल सैम्पल्स के ऊपर नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल रेजर ब्लेड जो है, रेजर ब्लेड या इसकी जो रेजर ब्लेड है या उसकी जो कटिंग टिप है, उसकी अगर टेस्टिंग करनी है हार्डनेस की, वो इनसे नहीं हो सकती, ब्रिंगल से भी नहीं हो सकती, रॉकवेल से भी नहीं हो सकती। उसकी बजाय हम विकर हार्डनेस यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें सैम्पल को ज़्यादा पॉलिश करते हैं। विकर हार्डनेस के केस में पिरामिडल शेप एक इंडेंट यूज़ होता है डायमंड का, उसमें स्टैंडर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जितना बड़ा यहाँ पे इम्प्रेशन होगा, जितने डायमीटर शेप का, ठीक है, जितना बड़ा इम्प्रेशन होगा इट मीन्स कि उतनी स्मॉलर हार्डनेस की वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पे एम्पिरिकल रिलेशन दिया हुआ है, इसमें P इज़ द फोर्स अप्लाइड और D इज़ दिस डायमीटर ऑफ द डायगोनल साइज ऑफ दिस इम्प्रेशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, जितना डायमीटर जितना डायगोनल की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी हार्डनेस की वैल्यू कम होगी, विच मीन्स के मटेरियल जितना ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा है इसका मतलब उसकी इतनी हार्डनेस कम है। ठीक है, तो ये हार्डनेस की डेफिनेशन भी है। So this is just to give the overview how we can measure the hardness of various materials and why they are useful and how they can be related to the strength of the material and to compare various materials with each other। ठीक है, जिस मटेरियल की हार्डनेस बेहतर होगी उसकी कटिंग पावर बेहतर होगी। आजकल नए मटेरियल डेवलप हो रहे हैं जिनकी हार्डनेस वगैरह बेहतर हो, जितनी हार्डनेस बेहतर होती है उसकी वजह से कटिंग कैपेसिटी, कटिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, इसी वजह से जो नाइफ्स हैं, छुरियाँ कोई अच्छी क्वालिटी की अगर बाहर से मंगवाएं तो वो आमतौर पे काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं, तो उनकी जो कटिंग एज है, जो ब्लेड है, कटिंग एज जो है उसके ऊपर पर्टिकुलरली उसे हार्डन किया होता है सो एज टू परफॉर्म बेटर कटिंग ऑपरेशंस। ठीक है, ओके, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।